पिछले क्लास में हम लोग 1.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज का हम लोग क्लास होगा फलन। एक अगला टॉपिक हम लोग पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है फलन। देखते हैं। देखिए बच्चों, फलन को इंग्लिश में कहा जाता है फंक्शन। फलन का मीनिंग होता है फंक्शन। अब एक खास बात है, कुछ चीज समझ ले पहले, फिर इसको लिखेंगे। हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग वहीं पढ़ाई होता है, पहले एग्जाम्पल फिर डेफिनेशन। तो चलिए पहले एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम लोग। एक चीज पहले समझते हैं। आप लोगों को बताया गया है समुच्चय के बारे में, कुछ याद है? समुच्चय आया था संग्रह से निकलकर। कहां से? संग्रह से। वैसे ही बाबू ये फलन निकलता है संबंध। संबंध आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। फलन जो है संबंध से आता है, जिसे हमने पढ़ा दिया है। तो चलिए, संबंध और फलन, संबंध से ही फलन निकलता है। तो कब कहेंगे कि फलन है और कब कहेंगे कि फलन नहीं है, अर्थात हम लोग संबंध से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए, संबंध के लिए कुछ एग्जांपल है और यहां से फलन के बारे में कुछ समझ लें। देखिए, मान लिया मैंने समुच्चय ए है, कुछ अवयव है समुच्चय ए के, तथा समुच्चय बी के कुछ अवयव इस प्रकार से हैं और R1 कुछ इस प्रकार से है। एक क्रॉस ए पर डिफाइंड है 1 4 1 5 2 6। क्लियर हो सकता है। और मैं दूसरा एक R2 का वैल्यू ले लूं जो दिखाता है 1 4 2 5 3 6। चलिए, ऐसे तो कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, कुछ तो बस ऐसे ही संबंध लिखा हुआ है। लेकिन जब इनका हम प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब को अलग अलग करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। चलिए सजाया जाए। 1 2 3 4 5 6। ये भी ए से बी में है R1। इसको भी अगर हम सजाए कुछ इस प्रकार से, ये भी ए से बी में है। अब एक काम किया जाए, संबंधित है तो उसको हम दिखा दें। ध्यान दीजिएगा, एक है 4 से और एक है 5 से। एक 2 अवयवों से संबंधित है और 2 है 6 से। एक है बाबू 4 से, 2 है 5 से और 3 है 6 से। एक काम कीजिए, मैं आपसे बोलूं कि अवयव 1 का अगर प्रतिबिंब लिखना है तो कितना होगा? 4 तथा 5 और 2 का प्रतिबिंब केवल 6। यहां मैं बोलूं 1 का प्रतिबिंब बराबर 4, 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का प्रतिबिंब 6। थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें। यहां पर आप देख रहे हैं कि अवयव 1 का 2 प्रतिबिंब होता है। वही है, संग्रह है बट समुच्चय नहीं। यानी ये तो संबंध होगा, लेकिन जब एक साथ एक व्यक्ति का 2 प्रतिबिंब होगा तो संबंध तो पॉसिबल है, लेकिन फलन पॉसिबल नहीं। फलन यही कहता है कि केवल और केवल एक प्रतिबिंब, सबका केवल एक प्रतिबिंब, ये दिमाग में रखना है। और इसमें क्या देख रहे हैं? 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6, मतलब सभी अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब, सबका केवल एक प्रतिबिंब, एक से ज्यादा कोई प्रतिबिंब नहीं। यानी कि इस प्रकार से
ये जो है हम लोग का फलन है, परंतु ये जो है ये आपका फलन नहीं है। क्लियर आपको? फलन वो है बट ये फलन नहीं। क्यों नहीं है? एक से अधिक प्रतिबिंब बनता है और इसमें सबका एक गो प्रतिबिंब बनता है। बस इसे ही हम परिभाषित कर लेंगे। देखिए क्या परिभाषा बनाएंगे? समुच्चय ए से बी में परिभाषित एक संबंध एफ, क्योंकि फलन है एफ से दिखाएंगे। समुच्चय ए से बी में परिभाषित एक संबंध एफ फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब हो। समुच्चय के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक एक प्रतिबिंब हो, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, परिभाषा कर देते हैं। ये तो समझ में आ गया आप लोगों? आइए इसका परिभाषा लिख लिया जाए। समुच्चय ए से बी में परिभाषित एक संबंध एफ फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के, जो मैंने बोला, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक एक प्रतिबिंब हो, केवल एक एक प्रतिबिंब हो, एक से ज्यादा संभव नहीं। क्लियर बाबू? अब इसे हम कैसे सूचित करते हैं उसको लिख लिया जाए। किस प्रकार से इसे सूचित किया जाता है? देखिए, इसे एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर? ओके, अर्थात यदि A, B belongs to F for all A belongs to A तथा for all belongs to B। मान लीजिए कोई एक ऐसा पेयर ए बी संबंध F में है, फलन F में है, जिसका पहला अवयव समुच्चय A से दूसरा अवयव समुच्चय B में हो, तो इसे एफ ए बराबर बी द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, ये रखिएगा मैं समझ में। एफ ए बराबर बी द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात फलन का मान ए पर बी है। इसका मतलब क्या हुआ? फलन का मान ए पर बी है। अब मान लीजिए कि कहीं आप लोग को ज्यादातर, जैसे कि एक और हम यहां से एक और टॉपिक दे दें, यदि x, y belongs to A for all x belongs to कैपिटल X तथा y belongs to कैपिटल, क्योंकि व्यापक तौर पर यही हर जगह मिलेगा आपको फलन। तो बाबू x का वैल्यू कितना के बराबर होगा? ये ध्यान दीजिए, ये मैंने जो चीज लिखा ना, ये व्यापक तौर पर हर जगह उपयोग होता है fx बराबर y। जहां भी फलन fx मिलेगा वहां y। फलन का बहुत ज्यादा उपयोग है। फलन का ही आपको अवकलन, समाकलन सब निकाला जाता है। तो हर जगह fx का मान हम किससे कंपेरिजन कर देंगे?
y से, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर ना? तो आप लोग देखिए फलन का परिभाषा, प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में केवल एक ही प्रतिबिंब होना जरूरी, एक से अधिक होगा तो संबंध होगा, फलन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए ऐसा कुछ ग्राफ्स देखें हम लोग, इससे ग्राफ भी बनता है, ग्राफ से ही हम लोग फलन दिखा सकते हैं पॉसिबल कि फलन है नहीं है। आइए आप लोगों को नया टर्म पढ़ाता हूं, फलन का ग्राफ। ज्यादातर जगहों पर नहीं पढ़ाया जाता है, केवल फलन का ही सीमित होता है। आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि फलन का ग्राफ भी होता है, ग्राफ से भी हम लोग फलन को सूचित कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे लिए फलन का ग्राफ क्या होगा। फलन का ग्राफ कहें या आलेख कहें, ओके। आइए हम एक फलन ले लें, f(x) इज इक्वल टू 3x, 2x, 5x, कुछ भी है ना। और फलन a कुछ इस प्रकार से x टेंड्स टू y पर परिभाषित है। तो बाबू f(x) का वैल्यू आपको मैंने अभी पढ़ाया y होगा, तो 2x का वैल्यू किसके बराबर होगा? y। अगर हम इसे ग्राफ देना चाहें तो मान निकाल सकते हैं x y। देखिए x का मान अगर 1 रखिएगा तो y का मान 2 होगा, 2 रखिएगा तो 3 होगा, 2 रखिएगा 4 होगा, और 3 रखिएगा तो 6 होगा। क्लियर? आइए इसका हम लोग ग्राफ कर लेते हैं। अधिक से अधिक प्लस है तो प्लस की ओर हम लोग चलेंगे, माइनस को कम लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 माइनस 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 x x डैश y y डैश ओरिजिन। चलिए जरा देखिए 1 2 x पर 1 y पर 2 तो 4, 3 तो फिर 6। क्लियर? 1 2 2 4 3 6, ये आपका y बराबर f(x) का ग्राफ है। एक खास बात जो चीज आप लोगों को समझाना है मेरे को, एक और ग्राफ करते हैं। पहले दो ग्राफ बना ले, फिर अंतर दोनों आप लोग दिखाएंगे। एक और हम कहीं फलन लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू ओवर रूट x if such that x tends to y। देखिए तो f(x) इज इक्वल टू y, यानी कि रूट x इज इक्वल टू y, x का वैल्यू y स्क्वायर। क्लियर ना? तो या यूं ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ बनाइए x y, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y के वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों आएंगे। तो पता है ना, रूट निकलता है तो प्लस माइनस। 4 रखिएगा तो प्लस माइनस 2 दोनों आएगा। क्लियर? तो आइए इनका हम ग्राफ कर लेते हैं। y y डैश 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, बस ज्यादा है। चलिए इसको डिनोट करते हैं। x y 1 1 यहाँ है ना, फिर 1 माइनस 1,
ओके नेक्स्ट 2 4 x 4 y 2 एंड -2। तो इस प्रकार से हम लोग का ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ एक्स का। यह हुआ 4 2 4 -2 1 -1 1 + 1। एक काम करिए जरा कुछ देखिए, दोनों यहाँ ए भी ग्राफ है, ये दोनों संबंध है, फलन है, चेक करना है। जरा काम करिए, अगर हम इसका ग्राफ में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचे, देखिए तो फलन f x से है तो ऊर्ध्वाधर रेखा x पर लंबवत रेखाएं खींचिए। आप कितनी भी लंबवत रेखाएं खींचेंगे, प्रत्येक कंडीशन में इस ग्राफ के इस रेखा को, इस वक्र को ऊर्ध्वाधर रेखाएं केवल एक बार काट रही हैं, जबकि यहां देखिए तो हर बार कितनी बार काट रही है? 2 बार। तो बाबू ये फलन नहीं है, ये फलन है। क्यों? इसको क्या लिखेंगे? फलन है परंतु ये फलन नहीं। ये आप लोगों के लिए कुछ नया है, माइंड में रखना है। ग्राफ से भी फलन हो सकता है, यानी यदि फलन परिभाषित है, खास बात देखिएगा, x टेंड्स टू y तो x अक्ष पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे, y टेंड्स टू x होता तो y अक्ष पर खींचते हैं। क्लियर? यदि ऊर्ध्वाधर रेखाएं लंबवत रेखाएं खींचेंगे और उसके वक्र को केवल एक बार प्रतिच्छेद करें तब तो फलन है, अन्यथा फलन नहीं है। तो इससे हमें क्या मिलता है? एक लाइन लिखेंगे, यदि कोई ऊर्ध्वाधर रेखा तल में स्थित किसी वक्र को केवल एक बार प्रतिच्छेद करती हो तो वह वक्र एक फलन को सूचित करता है। दिमाग में रखिए खास बात इसको। यदि ऊर्ध्वाधर रेखा तल में स्थित किसी वक्र को केवल एक बार प्रतिच्छेद करती हो तो वह वक्र एक फलन को सूचित करता है। बात क्लियर? ठीक है, इसको आप लोग समझ गए ग्राफ से, आलेख से। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट पे, फलनों के प्रकार। चलिए देखा जाए फलनों के प्रकार की ओर आते हैं हम लोग। क्या मिलता है यहां से? कितने प्रकार के फलन हैं, इन सब चीजों को पढ़ाई करनी है। पॉइंट होगा आप लोग का फलनों का प्रकार। रुकिए बाबू, नंबर 1 है एकैकी, एकैक फलन, इंग्लिश में बोलते हैं 1-1 इंजेक्टिव फंक्शन। ओके,
पहला एकाकी अर्थात एकाएक फलन इंजेक्टिव फंक्शन काम करते हैं। चलिए यहां पे पहले हम लोग ग्राफ से एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इसको परिभाषित करेंगे। तो देखिए, माना हमने कि एक समुच्चय ए, तो हमने मान लिया कि समुच्चय ए बराबर 3 4 5, समुच्चय बी का मान 7 8 9। तो ध्यान दीजिए, और एक फलन ए टू बी परिभाषित है तथा फलन का मान कुछ इस प्रकार से बनाया है 3 7 4 8 5 9। ओके, हम एक और फलन बनाते हैं, ये f1 हो गया। एक और फलन हम f2 बनाए। तो देखिए, इसको कुछ ऐसे बनाऊं मैं 3 7 4 7 5 8। चलिए दोनों के फिर से हम निर्देशित करते हैं, क्या अंतर मिलता है देखते हैं एक बार। ये A है 3 4 5, ये B है 7 8 9। हमें फलन मिला है A to B। यहां पे 3 4 5 7 8 9, यहां भी फलन हमें मिला है A to B F2। देखिए, क्यों किससे रिलेटेड है? 3 7 4 8 5 9। यहां 3 7 4 7 5 8। अंतर क्या मिल रहा है देखिए, तो जरा मैं प्रतिबिंब लिखूं, 3 का प्रतिबिंब कितना है बाबू? 7। वैसे ही 4 का 8, 5 का 9। यहां आपका देख रहे हैं 3 का प्रतिबिंब 7, 4 का प्रतिबिंब 7, 5 का प्रतिबिंब 9। कुछ खास चीज मिल रहा है आपको? यहां आप देख रहे हैं कि 3 है 7 अलग है, 4 है 8 है बिल्कुल हटके है, 5 है 9 है अलग अलग, कोई किसी रिलेटेड नहीं। बट यहां क्या हो रहा है? 3 7 4 7, ये सेम एक ही हो गया। अर्थात इसमें क्या है? भिन्न भिन्न अवयव, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, भिन्न भिन्न अवयव समान प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, भिन्न भिन्न अवयव समान प्रतिबिंब। तो देख लीजिए, अब यहां दो अंतर मिल गए, तो दोनों का क्या क्या बोला जाएगा? भिन्न भिन्न अवयव भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, इसे कहा जाएगा एकाएकी फलन। याद रहेगा, अब भिन्न भिन्न अवयव समान प्रतिबिंब, तो इसे कहा जाएगा बहुएक फलन। क्लियर? तो चलिए इन दो फलन को हम लोग परिभाषित करेंगे, एकाएकी फलन, बहुएक फलन। क्लियर ना? परिभाषित करते हैं। ये आप लोग का अभी जो परिभाषा मैं यहां लिखूंगा, परिभाषा जो होगा हम लोग का एकाएकी फलन का, ध्यान रखिएगा। परिभाषा से हमें इसका केवल रोस्टर रूप का एग्जांपल मिलेगा। ये कौन सा रूप है बाबू? रोस्टर रूप। और फिर यदि फलन कोई परिभाषित हो x के अकॉर्डिंग, y के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हमें कुछ अलग उसी परिभाषा से लिखना होगा। चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं इसको। इसका परिभाषा
एक फलन if such that a tends to be एकाएकी कहलाता है, कहा जाता है यदि समुच्चय A की भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। ध्यान दीजिए इस बात को, क्लियर ना? अभी हमने से ग्राफ बनाया था, ध्यान दीजिए, मैंने यही बात आपको पहले भी समझाया, भिन्न भिन्न अवयव भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, क्लियर? लेकिन ये कहां दिखाई देगा हमें? केवल रोस्टर रूप, जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिए, इसके लिए काम आएगा ये रोस्टर रूप के लिए। अब इसी को एक और भाषा दे दें हम, अर्थात यदि एफ ए बराबर एफ बी, ध्यान दीजिएगा, अब फलन में एफ ए बराबर एफ बी तो ए बराबर बी, इससे बात नहीं कहता है यदि फलन का मान समान हो, फलन का मान समान हो, अलग अलग अंक रखने पर फलन का मान समान आ जाए आपस में, तो वो अंक को भी समान रहना जरूरी है, तभी तो एक अंक का एक ही प्रतिबिंब होगा। अगर फलन समान हो, अवयव समान नहीं हो, तो फिर ये भिन्न भिन्न भी प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, सेम प्रतिबिंब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं f1 का मान 5 आ जाए, f2 का मान भी 5 आ जाए, तब तो बाबू 1 का 5 और 2 का 5, फिर तो एकाएकी हुआ ही नहीं। लेकिन f1 का 5 आएगा तो यहाँ क्या होगा कि 5 आएगा, तो ये भी पॉसिबल है कि 1 पर ही 5 आएगा, तो बराबर होना जरूरी है, ठीक ना? तो चलिए, या यदि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी तो ए नॉट इक्वल बी, बराबर होना का फलन बराबर, तो मान दोनों के अवयव बराबर। अगर फलन बराबर नहीं है तो अवयव भी बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए इस एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लीजिए fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5, क्लियर? if such that x tends to y, तो fx1 fx2 मान हम कंपैरिजन करेंगे, fx1 बराबर fx2 लेंगे, मान को बराबर करेंगे। आज यदि फलन का मान बराबर मान लिया मैंने, तो हमारा ये बराबर भी आना चाहिए, तभी कह सकते हैं कि एकाएकी है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो क्या मिला बाबू? 3x1 प्लस 5 और 3x2 प्लस 5 कैंसिल आउट, 3x1 3x2 3 कैंसिल आउट, x1 बराबर x2, अतः फलन एकाएकी है। क्लियर है एग्जांपल? ऐसे आपको मैथ का काम करना है, जो भी जब क्वेश्चन मिल जाए उसे आप fx1 fx2 बनाइए, fa बराबर fb लीजिए, यहाँ मान चेंज कर दीजिए, ठीक है? और यहाँ आपको बराबर मान आना चाहिए। अगर आ गया तो एकाएकी है, अन्यथा बहुएक फलन है। क्लियर ना? क्लियर हो गया? तो चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ाते हैं आपको, बहुएक फलन। अगला टॉपिक का नाम है बहुएक फलन। जस्ट इसका उल्टा है, कोई खास चीज नहीं है कि नया है, भी मैंने उसको ग्राफ समझा भी दिया, उसको निरूपित करके समझा दिया जा चुका है। इसका 2 नंबर आते हैं, बहुएक फलन, इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेनी वन फंक्शन। क्लियर?
मैंने वहां परिभाषित कराया था, समझाया था उसी समय। तो चलिए इसको लिख लेते हैं परिभाषा साथ में ही। समुच्चय ए से, सॉरी समुच्चय लंबा नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फलन का ही परिभाषित कर देते हैं। एक फलन एक सच दैट ए टू बी बहुएक कहा जाता है यदि, मैंने क्या बताया था, भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय बी में समान प्रतिबिंब हो। समान प्रतिबिंब अर्थात आप लोग समझ होंगे, एफ ए बराबर एफ बी तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, या एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी ए बराबर उल्टा। मैंने समझाया था ग्राफ में, देखिए बाबू फिर आते एक बार, भिन्न भिन्न अवयव समान प्रतिबिंब, मैंने पहले ही समझाया था, पीछे ही समझाया हूं, जस्ट पीछे। यदि भिन्न भिन्न अवयव समान प्रतिबिंब हो तो ये क्या है बाबू, बहुएक फल। ये परिभाषा किसके लिए काम आएगा, रोस्टर रूप के लिए। लेकिन ये मैंने किसके लिए लिखा, समुच्चय निर्माण रूप के लिए, जहां पे फलन का कोई आ जाए मान। चलिए इसको निकालते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसका, दिखाते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए कोई फलन है एक्स स्क्वायर, एक सच दैट आर टेंड्स टू आर, एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर कन्वर्ट x1 x2 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 0, x1 minus x2 and x1 plus x2, therefore x1 बराबर x2 and x1 is equal to minus x2, इसका वैल्यू इक्वल बट इसका वैल्यू नॉट इक्वल। ध्यान दिए, कह रहे आप एक जगह तो बराबर है लेकिन एक जगह बराबर नहीं आया, माइनस हो गया। तो इस प्रकार के जो फलन है, क्योंकि x1 does not equal to x2, अतः fx बहुएक फलन है। क्लियर ना, ध्यान दीजिएगा, फलन बराबर तो इट डज नॉट इक्वल टू बी आया ना, x1 नॉट इक्वल टू x2। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग एकाएकी पढ़ लिए, बहुएक पढ़ लिए। अगला होगा आच्छादक फलन। एक नोट यहां लिख लेते आप लोग, यही रह जाता नोट में तो बाद में लंबा हो जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को बहुत काम आएगा नोट। देखिए एक नोट लिख लिए, नोट होगा यदि नंबर ऑफ ए बराबर m तथा नंबर ऑफ बी बराबर n और n ग्रेटर देन इक्वल टू m, n का मान m से बड़ा हो या बराबर हो, if such that a tends to be, तो एकाएकी फलनों की कुल संख्या बराबर npm। परमुटेशन निकालना आप लोग जानते हैं, npm। एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए a हो गया 1 2 3,
तो बाबू नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना हो गया 3 और बी हो गया 4 5 6 7 नंबर ऑफ बी बाबू 4 इसलिए एकाकी फलनों की कुल संख्या क्या बाबू बताया गया है NPN 4p3 निकाल लीजिए 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 1 फैक्टोरियल इसका मतलब हुआ 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करिए 24 आंसर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम आएगा आप लोग। अब देखते हैं बहुविक फलन को, सॉरी बहुत हो गया, आच्छादक फलन को देख लेते हैं। आच्छादक फलन क्या है? आइए अगला नाम दिया जाए आच्छादक या आच्छादी फलन। इसमें से क्या बोलेंगे ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमने माना कि समुच्चय A कुछ इस प्रकार से है तथा समुच्चय B कुछ इस प्रकार से है, तो देखिए एक फलन x1 such that x tends to b, तो f1 का मान कुछ इस प्रकार है 3 7 4 8 5 9 और बाबू एक और फलन f2 इस प्रकार से है 3 7 4 8 5 10। कोई और अवयव इसमें से निकाल दिया जाए। रुकिए बस इतना ही रहने दें, 5 9 तक ही रहने। तो देखिए दोनों में क्या अंतर होता है। जब तक आप लोग अंतर नहीं समझेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। 3 4 5 7 8 9 A to B और यहां बाबू 3 4 5 7 8 9 A to B। चलिए देखिए तो ये फलन F1 है, ये फलन F2 है। 3 किससे संबंधित है बाबू 7 से और 4 8 से। 3 संबंधित है 7 से, 4 संबंधित है 8 से और 5 संबंधित है 9 से। कुछ चीज दिखाई दे रही है इसमें, देख रहे हैं आप कि एक अवयव बच गया है और इसमें बाबू कुछ नहीं बचा है। ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या है और बहुवचन से मतलब नहीं, यहां मतलब है कितना अवयव बचा या नहीं बचा। ध्यान दीजिए अगर किसी भी फलन में दूसरे समुच्चय अर्थात समुच्चय B से कोई भी अवयव ऐसा बच जाए जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो, संबंधित नहीं हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक
आच्छादक यदि समुच्चय बी अर्थात दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों का प्रथम समुच्चय में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो तो उसे कहा जाता है आच्छादक फलन। समझ में आ गई? तो परिभाषा दे दिया जाएगा ना इसका, ये समझ में आएगा आपसे? तो मैं आंतरिक आच्छादक आच्छादक दोनों को परिभाषित कर सकता हूं क्योंकि आप लोगों को मैंने समझा दिया है। चलिए तो अब परिभाषित करते हैं आच्छादक को क्या मिलता है। तो देखिए परिभाषा इसको कैसे लिख लिया जाए। एक फलन if such that A tends to be आच्छादक कहा जाता है यदि समुच्चय B के सभी अवयवों का समुच्चय A में पूर्व प्रतिबिंब हो, अर्थात ये ध्यान दीजिए, ये जो मैंने परिभाषित कर दिया है ये तो आप रोस्टर रूप में काम लाएंगे। जो दिया हुआ क्वेश्चन ये किसके लिए काम आएगा? रोस्टर रूप में। लेकिन यदि कोई फलन हो तो उसके लिए ये आपको काम आएगा, अर्थात for all B belongs to B, मतलब B के सभी मान, स्मॉल b के सभी मान जो कि कैपिटल B अर्थात समुच्चय B में उपस्थित हो के लिए समुच्चय A से समुच्चय A में एक अवयव A का इस प्रकार अस्तित्व है कि क्या लिखिएगा? FA बराबर B। क्या कहने का मतलब? y का b का प्रत्येक मान जो कि समुच्चय B में जितना भी अवयव है उन सभी के लिए समुच्चय A में एक ऐसा अवयव होना चाहिए कि उसका मान समुच्चय A के अगर मान पर रख अवयव को रखने पर जो फलन का मान आएगा वो इसके अवयव के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई? ये ध्यान रखना है आपको, खास बात। मैं इसका भी एग्जांपल करूंगा, इसे आप लोग लिख लेंगे और ये काम आएगा समुच्चय निर्माण, अर्थात जो साधारणतया ज्यादातर क्वेश्चन में समुच्चय निर्माण रूप का ही क्वेश्चन आता है। चलिए जब तक इसका एग्जांपल नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा बढ़िया से। मैंने ये क्या लिखा है ये तो क्लियर है ना, क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूं कि पूर्व प्रतिबिंब क्या है। बट ये जो भाषा मैंने लिखा है इसको थोड़ा एग्जांपल समझते हैं, पूरा पूरा क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। fx बराबर x माइनस 5 f such that r tends to r। क्या बाबू? f जो है ना r tends to r को परिभाषित है। तो एक काम करते हैं, अगर इसका हम हल निकालेंगे fx बराबर y लेंगे अर्थात x माइनस 5 बराबर y। अभी मैंने आपको जो समझाया फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b
एफ ए इज इक्वल टू बी पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब बाबू बी क्या है, सेकेंड वन, यहां क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y एफ एक्स इज इक्वल टू y, क्लियर ना, इसके लिए ये रूप होना चाहिए, यानी हर समय हम y को अकेले करेंगे, सेकेंड को अकेले करेंगे, तो देखिए अकेले किया जाए, सिंगल करिए तो y प्लस 5। अब y का मान y बराबर 1 रखने पर चेक करते हैं x का मान, बट मैथ में चेक नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना होगा यहीं से। y बराबर 1 रखिए, x का मान कितना आएगा 6। बाबू एक क्या है, एक क्या है, बिलोंग्स टू r, तो देखिए तो 6 भी r में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। और देखिए y बराबर अगर हम -5 रख दें, x बराबर कितना आएगा बाबू 0, ये भी r में, ये भी r में, मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, क्लियर, एफ x इज इक्वल टू y, क्लियर ना, इसलिए बिलोंग्स टू r एफ x इज इक्वल टू y पॉसिबल है, देयरफॉर इसलिए एफ एकाएकी है, अतः फलन एफ आच्छादक है, क्लियर ना, सभी y के मान जो कि r में मिलते हों उनके लिए fx का मान बराबर y संभव है, या आप ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल, तो फॉर ऑल एफ एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू r, y का मान जितना भी हम रख रहे हैं, सॉरी x नहीं, x वो r में संभव है, y का मान यदि r से है तो x का मान भी r में ही आ रहा है, इसलिए फलन जो है आच्छादक है। ओके, चलिए एक ऐसा एग्जांपल और करें जहां के आच्छादक नहीं हो, तब डिफरेंस मिलेगा। देखिए अब देखिए मैं इसी एग्जांपल को दोबारा रहा हूं, f(x = x - 5), बट थोड़ा सा का मैं अंतर कर दूंगा, n टेंड्स टू n, आपको पढ़ाया हुआ है पहले बेसिक में, n मींस क्या होगा बाबू, पारगम्य संख्याओं का समुच्चय होता है। तो देखिए तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, हल निकालूं, तो f(x = y, x - 5 बराबर y, x अकेले करिए y + 5, जरा देखिए तो अगर n टेंड्स टू n किया जाए तो इसकी क्या स्थिति है, निकाल लेते हैं। नहीं, प्लस किया जाए, थोड़ा नहीं दिखाना है, तो आइए तो y का मान 1 रखिए, x का मान कितना आ रहा है 1 - 5 बराबर -4, बिलोंग्स टू n बट नॉट बिलोंग्स टू n, देख रहे हैं अंतर, बस यही तो दिमाग में देखना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। y का ऐसा मान कोई भी एक पॉसिबल है जो रखने पर जो दिया गया है x का मान अगर उसमें आता है तब तो, यानी कि r जो r दोनों r आता है तो फलन आच्छादक है, अन्यथा नहीं है। यहाँ आता है y का मान 1 तो प्राकृत संख्या है, बट -4 प्राकृत संख्या नहीं है। और भी देख लीजिए, y = 2 रखिए, x = 2 - 5, बाबू कितना आ गया -3, नॉट बिलोंग्स टू n। हाँ, कोई कहेगा कि सर y का मान अगर हम 8 रख दें तो 8 - 5 बराबर 3, लेकिन शायद आप इस बात को बोल रहे हैं फॉर ऑल मींस होता है सभी के लिए, तो देखिए 5 के बाद 6 से लेकर बाकी के लिए तो पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा, लेकिन 1 2 3 4 5 के लिए पूर्व प्रतिबिंब संभव नहीं है, यानी क्या लिखेंगे
फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, तो फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू n, अतः एक आच्छादक नहीं है। तो अब आप लोग मैथ चेक करेंगे, बहुत से मैथ्स अपनाएंगे, इस पे बहुत से एग्जांपल करेंगे। आप अपने मन से कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी क्वेश्चन बनाइए, हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं बुक का, बस मान को चेंज करते जाइए, टेंस टू एन, जेड टेंस टू जेड, अलग अलग मानों को लेते जाएंगे, कोई हमें अलग होने वाला नहीं, सबका आसानी से निकलेगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों को समझने के लिए। आइए एक और एग्जांपल करते हैं, जरा स्क्वायर वगैरह को कर ले, है कि नहीं, ये तो आपको जो है कि नहीं, चलिए सर तो सब इजी बता दिए, थोड़ा टफ नहीं मिला हम लोग को। आइए देखते हैं स्क्वायर के लिए एक और एग्जांपल, 8x is equal to x square plus 2, ओके, if such that r tends to r, इसके लिए वर्क करते हैं, देखिए हल में आते हैं, fx is equal to y, x square plus 2 is equal to y, x is equal to under root y minus 2। देखिए बाई द वे, अगर y का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं बिलोंग्स टू r, लेकिन x का वैल्यू कहा जाएगा 1 minus 2 minus 1 नॉट बिलोंग्स टू r, पता है आ गया ना। बाकी मान लीजिए कि अगर आप रखते हैं 7, तो x का वैल्यू 7 minus 2 यानी कि अंडर रूट 5 बिलोंग्स टू r है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर ऑल लिखते हैं ना, क्योंकि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, तो फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए एक आच्छादक नहीं। ऐसे ही तो बना ना, किसी भी क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, बारी बारी जब चेक करते जाए काम हो जाएगा, चेक होते जाएगा, बनते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वर्क करिए घर पे। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अगला नाम है आच्छादक के बाद आंतरिक आच्छादक फलन। आइए एक टॉपिक का नाम दिया जाए आंतरिक आच्छादक फलन, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इनटू फंक्शन। मैंने आप लोगों को परिभाषा बता दी, इसका समझाया है ना दोस्तों रूप, क्या समझाया इसको बाबू, फिर से एक बार समझते हैं। a is equal to 1 to b दे दूं मैं 4 5 6 7, और if such that f tends to be, देखिए f is equal to 1 4 2 5 3 6, तो आप यहां दिखाए गए थे, आप लोग को पहले हमने दिखाया है a to b 1 4 2 5 3 6, बट एक खाली रह गया, अर्थात परिभाषा इसका बन जाता है एक फलन if such that a to b आंतरिक आच्छादक कहा जाता है यदि समुच्चय B में कम से कम एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो। क्लियर? एग्जाम्पल इसका रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका रोस्टर रूप है,
परिभाषा आपको मिलता है रोस्टर रूप का। बट समुच्चय निर्माण रूप हो, अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ फॉर ऑल B belongs to B हो तो समुच्चय A में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व है कि if A does not equal to B, अर्थात for all A not belongs to for all B belongs to B, तो बाबू if A not equal to B, क्लियर? ये इसका रोस्टर रूप समझ गए। अब इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। अभी जो एग्जांपल मिला आप लोगों को पीछे, चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आइए देखते हैं एग्जांपल इसका भी है। देखिए तो ये एग्जांपल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर ऑन x स्क्वायर if such that n tends to n, ओके। हल निकालिए। if x इज इक्वल टू y, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर y का मान आप 1 रखते हैं बिलोंग्स टू n, तो x का मान प्लस माइनस 1 आएगा, नॉट बिलोंग्स टू n। y का मान 2 रख दिए तो x का मान होगा √2 बिलोंग्स टू n बट नॉट बिलोंग्स टू n। क्लियर? यानी कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n हो तो फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू n, अतः एक आंतरिक आच्छादक फलन है। क्लियर? यानी जो आच्छादक नहीं है आंतरिक आच्छादक है। क्लियर? अगला एक पॉइंट है जो कि सबसे लास्ट है हम लोग का, उसका नाम है एकाकी आच्छादी फलन। इंग्लिश में बोलते हैं वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए देखते हैं। सबसे लास्ट कड़ी है आप लोगों को पढ़ाई का, थ्योरी समाप्त हो जाएगा फंक्शन का। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। आइए सबसे लास्ट है एकाकी आच्छादी फलन 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके नाम में से काम छिपा है बाबू, समझिए इसका नाम में से काम है एकाकी आच्छादी, मतलब दोनों, एकाकी भी हो आच्छादक भी हो। चलिए पहले एग्जांपल से देखें। 1 2 3 तथा बी ले लीजिए 10 11 12 फलन if such that a to b, और बाबू फलन हम लोग ले लेंगे 1 10 2 11 3 12। ओके चलिए जरा दिखाइए इसको। 1 2 3 है ना, 10 11 12 A to B फलन है
1 का 10 से 2 का 11 और 3 का। अब क्या देते हैं कि 1 का 10, 2 का 11 प्रतिबिंब, 3 का 12 प्रतिबिंब, 1 का प्रतिबिंब 10, 2 का 11, 3 का 5, एक प्रतिबिंब और कोई भी अवयव खाली रिक्त नहीं बचा है, इसलिए फलन एक एकाकी आच्छादी फलन है। क्लियर? तो इसको हम लोग परिभाषित कर दें, परिभाषा से कर दें तो देखिए क्या मिलता है। एक फलन f such that a to b एकाकी आच्छादी फलन कहा जाता है यदि वह नंबर 1 एकाकी हो, मतलब fx1 fx2 there imply x1 बराबर fx1 not equal to fx2 there imply x1 does not equal to x2। क्लियर ना? पहले का शर्त, दूसरा का शर्त आच्छादक हो, दूसरा का शर्त आच्छादक है, यानी कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y fx is equal to y। ओके, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y fx is equal to y। बस इतना ही है। आइए इसका एग्जांपल कर लेते हैं। इसका जो एग्जांपल होगा आपका मैथ का रास्ता क्लियर कर देगा। 1.2 एक्सरसाइज बनाएंगे हूबहू वैसे ही मैं बनाऊंगा अभी इसका एग्जांपल, ठीक है? उसको समझ के आप लोग एक्सरसाइज घर पे करिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे आप लोग का सॉल्यूशन 1.2 का। ये समझ लीजिए कि एग्जांपल नहीं है, एक्सरसाइज का ही शुरू किया गया है। बाय द वे fx का वैल्यू हम ले लें 3x - 7 if such that r tends to r। तो देखिए अगर हल निकालना हो, एकाकी के लिए जांच करना है, लिख लेंगे। एकाकी के लिए मैथ्स ऐसे बनेगा fx1 fx अर्थात 3x1 - 7 3x2 - 7 7 7 कैंसिल आउट, 3x1 3x2 3 3 कैंसिल आउट, x1 बराबर, इसलिए f एकाकी फलन है। अब देखिए अगर आच्छादक के लिए काम करना हो, आच्छादक के लिए fx बराबर y 3x - 7 बराबर y 3xy + 7 xy + 7/3 आगे कर लिए। अब देखिए y का कोई भी मान रखिए 0 तो x का वैल्यू 7/3, ये बिलोंग्स टू r, ये भी बिलोंग्स टू r। y का वैल्यू -2 रखिए, √2 रखिए, तो x का वैल्यू √2 + 7/3, ये भी r में, ये भी r में है कि नहीं? यानी फॉर ऑल y belongs to r, for all x also belongs to r। क्या यूं कहें कि fx is equal to y, अतः एक
आच्छादक फलन है, सॉरी इसलिए दे देंगे चूंकि एक एकाकी तथा आच्छादक फलन है, अतः यह एकाकी आच्छादी फलन है। यही नाम बोलना है आपको। पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन करिएगा। यही पहले आप काम करेंगे, कैटेगरी लिख लेंगे, इसके बाद f(1) बराबर f(2) काम करेंगे, बराबर दिखा देंगे। अब एकाकी, अगर नहीं आया एकाकी नहीं है, बरियारी नहीं करना है, वर्क करते करते आना चाहिए। मैं खुद ही कर दीजिएगा। आच्छादक के लिए f(x) बराबर y लीजिएगा, सिंगल करिएगा हमेशा x को, और वैल्यू रखना नहीं, ये रखना नहीं, ध्यान रखिएगा, इसको रखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने रख दिया। यहीं से माइंड में कर लेना है कि संभव है कि नहीं। क्लियर? तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 से। यह आप लोग का क्लियर हो गया। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 से मिलेंगे अगले क्लास में।